हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट और आज का जो वीडियो है दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर इन आवर सीरीज व्हाट द हेक इज लाइट। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, इसके अंदर जो कुछ भी अपन आज समझने वाले हैं, जो कुछ भी आज अपने को पता चलने वाला है, उसके ऊपर आज का मॉडर्न डे टेलीकम्युनिकेशन डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करती है आज की कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मोस्टली जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसी से ही बाहर निकल के आया है। आज का जो लेक्चर है वो अपने को बताएगा लाइट जो है उसके नेचर को डिफाइन करने में, उसको यूज करने में, उसकी अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं उनको अपन ने जो जनरेट किया वो कैसे, वो सब कुछ कैसे डेवलप हुआ। दोस्तों, पिछले लेक्चर तक अपन ने देख लिया था कि फ्रेस्नेल ने, फोकाल ने, यंग ने, हाइगन्स ने जो एक थ्योरी प्रपोज करी थी और उसको जो एक्सपेरिमेंटली धीरे धीरे उसको प्रूव किया था, तो लोगों के मन में ये बात आने लग गई थी कि हाँ, लाइट जो है वो एक वेव लाइक फिनोमेना है। लेकिन जो आखिरी सवाल अटका हुआ था वो ये था कि लाइट अगर वेव है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है। और इसी चीज को आज का जो वीडियो उसमें अपन एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे पता चला कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दोस्तों, शुरू करें तो बात है 1864 की। 1864 में मैक्सवेल नाम के एक इंसान ने कुछ पेपर अपने प्रेजेंट करे थे जो साइंटिफिक सोसाइटी थी उनके सामने, और फिर उनको पब्लिश किया था एज अ ट्रीटाइज 1865 में। और वो जो ट्रीटाइज थी उसको माना जाता है दैट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उस ट्रीटाइज ने ही पूरा डिफाइन किया था कि किस तरीके से आने वाले भविष्य में टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मार्वल्स जो बनेंगे वो कैसे डिजाइन होंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 1865 से शुरू नहीं होती है। जो मैक्सवेल ने कंट्रीब्यूट किया वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि समवेयर ही वाज सिटिंग एंड उनके भी सर पे कोई एप्पल गिरा हो और उनको एक आइडिया हो गया हो कि लेट्स डिवाइस समथिंग दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोस्तों, बात पीछे से चालू होती है। बात चालू होती है 1785 से, जब सबसे पहले कुलाम ने अपना कुलाम लॉ दिया था, जो अपनी क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है। वो बताया था कि कैसे दो चार्जेस जो हैं जो एक डिस्टेंस पे एक दूसरे से पड़े हैं तो एक दूसरे पे कैसे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इंटरेक्ट कैसे करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़े तो 1800 का टाइम आया जब वोल्टा ने पहली बैटरी बना के दी दुनिया को, जिससे पता चला कि भी करंट है, पोटेंशियल है, ये भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े तो 1820 का समय आया जहां पे ओस्टर्ड ने, जिसके बारे में अपन क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, ये देखा कि अगर करंट कैरिंग वायर के पास में मैग्नेटिक नीडल पड़ी है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी करंट वायर में से निकल के मैग्नेटिक नीडल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या कंपोनेंट है जो बाहर जाके इंटरेक्ट कर रहा है, हाउ दे नो कि करंट है, हाउ इट नोज कि वहां पे मैग्नेटिक नीडल है जो डिफ्लेक्ट हो सकती है। डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इस पे कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, बट एक ऑब्जर्वेशन आ गई कि हाँ, करंट और मैग्नेट जो है उनमें कोई इंटरेक्शन होता है। फिर टाइम आया 1820 में ही, थोड़ा और टाइम बाद, ओस्टेड के ऑब्जर्वेशन के बाद, एक और इंसान एम्पियर, जिसकी रिस्पेक्ट में अपने पास है ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो एम्पियर है, उनने ये बताया कि अगर दो वायर हैं, आजू बाजू पड़े हैं, उनमें करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। उन्होंने डेफिनेशन भी दी 1 एम्पियर की, जो कि क्लास 12th बोर्ड में पता नहीं इनन्यूमरेबल टाइम्स पूछी जा चुकी है। आगे बढ़े, 1830 का समय आया और वहां पे लेजेंडरी फैराडे ने बताया कि जो मैग्नेट है अगर मैं उसको मूव करता हूं तो मुझे करंट मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं मैग्नेट से करंट का रिलेशन है। पीछे था करंट से मैग्नेट पे इफेक्ट हो रहा है, यहां पे मैग्नेट के मूवमेंट से मुझे करंट मिल रहा है। 1831 का ही वो साल था दोस्तों जब मैक्सवेल का जन्म भी हुआ था। लेकिन ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये बहुत बिखरी हुई थी और ये टुकड़ों में आ रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि कोई ये नहीं बता पा रहा था कि करंट है क्या चीज, करंट फ्लो क्यों कर रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है तो उसमें फ्लो क्या कर रहा है, ये होता क्यों है करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आ कहां से रहा है, इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, कैसे एक वायर का करंट मैग्नेट से इंटरेक्ट कर रहा है, मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या है जो जब कोइल से मैं मूव कर रहा हूं मैग्नेट को तो वो मेरे को इलेक्ट्रिक करंट दे रही है। ये इतनी ज्यादा टुकड़ों में इंफॉर्मेशन थी कि इसको एप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था कोई भी।
सबसे पहले इस चीज को जिस इंसान ने एक साथ इकट्ठे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो थे अपने फेराडे। फेराडे ने कुछ इस तरीके से प्रपोज किया जिसको अपन आज अपनी आम भाषा में फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई एक मैग्नेट लो तो उसका एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर अगर कोई लोहे का पार्टिकल होगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई दूसरी मैग्नेट है तो वो उस पर या तो धक्का लगाएगी या वो भी अट्रैक्ट हो जाएगी। आयरन फिलिंग्स अगर मैं मैग्नेट पे बिखेरता हूं तो वो एक तरीके से अरेंज हो जाएंगी। ये जो सारी चीजें हैं जिसको अपन फील्ड कहते हैं, कहीं ना कहीं इसको प्रपोज किया था फेराडे ने। फेराडे ने यह भी हाइपोथेसाइज कर दिया था, एक तरीके से मान लो भविष्यवाणी कर दी थी, जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसी होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहां पे दोस्तों? यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जो फेराडे थे, फेराडे के पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड इतना साउंड या इतना सॉलिड नहीं था कि वो मैथमेटिक्स, डीप मैथमेटिक्स में जाके इस चीज को थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली पन्ने पे उतार के दुनिया को बता सके। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि जो फेराडे थे उनका जो ग्रोन अप टाइम था वहां पे उनके पास कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं थी। ही वॉज अ सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट कह सकते हो। रेदर फेराडे मोस्टली फिजिकल एविडेंसेस पे काम करते थे, ना कि थ्योरेटिकल एविडेंसेस पे, बिकॉज उस वक्त की जो मैथमेटिक्स थी, जो न्यूटोनियन कैलकुलस थी, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड पड़ती थी उनके समझने के लिए कि वो उसको डेप्थ में जाके उसको फॉर्मुलेट कर सके। एक ऐसा भी पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों जहां पे फेराडे की जो प्रोपोजिशंस थी कि जो ये पूरा इंटरेक्शन है, जो एक मैग्नेट का इंटरेक्शन है, ये एक्शन एट अ डिस्टेंस नहीं है, ये कोई फील्ड इंटरेक्शन के जैसा है। उन्होंने उसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, जिसको आज अपन फील्ड कहते हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया था। क्यों? अगर आप आज भी, मैं बात कर रहा हूं वही 1830s की, उस वक्त भी अगर आप न्यूटन को चैलेंज करते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन कैलकुलस का जो पकड़ थी उस वक्त, वहां पे लोगों के लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि एक्शन एट अ डिस्टेंस इज समथिंग एल्स एंड फील्ड इज समथिंग एल्स। ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है क्या दोस्तों? एक्शन एट अ डिस्टेंस जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है कि जो सूरज है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो अर्थ पे लग रहा है, वो कुछ ऐसा है कि जैसे ही वहां पे सूरज है तो सूरज के होते ही उससे एक चीज पॉप आउट होगी जो सीधा आके अर्थ पे एक्ट करेगी। यानी बीच में उसका कोई ट्रेवलिंग पॉइंट नहीं है कि वो ट्रेवल करके आए। अब सिंस जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल लॉज में, वो ऐसी थी कि वो पूरे प्लेनेटरी मोशन को एक्सप्लेन कर पा रही थी, और वैसा ही कुछ रिलेशन ऑब्जर्व हो रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में और मैग्नेटिज्म के केस में। तो लोगों के लिए यह मानना ज्यादा आसान था कि हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जो मैग्नेट के फोर्सेस हैं, ये सब एक्शन एट अ डिस्टेंस है। यानी कोई चीज एक मैग्नेट से निकलती है, सामने जो आयरन का पार्ट पड़ा है उस पर जाके लगती है और उसको बताती है कि अट्रैक्शन होना है। मैग्नेट से निकलती है, दूसरी मैग्नेट पे लगती है और बताती है अट्रैक्शन होना है। लेकिन इसको चेंज करने की कोशिश की फेराडे ने, बट उनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी। यहां पे एंट्री होती है दोस्तों मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने इन सब चीजों को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इक्वेशंस की फॉर्म में जब एक्सप्लेन किया, तो उनका जो 1865 का जो उन्होंने अपना पब्लिश किया वर्क, उसमें उन्होंने प्रपोज किया कि हाँ ये सब फील्ड के जैसे ही हैं, और वो जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और उनने जो कैलकुलेशंस करी, उन कैलकुलेशंस को अगर वेरीफाई करने की कोशिश की जाए तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि उनकी कैलकुलेशन से, मैक्सवेल की कैलकुलेशन से जो स्पीड मिलनी चाहिए थी वो स्पीड वैसी ही थी जो कि लाइट की स्पीड उस वक्त कैलकुलेट करके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई थी। यानी ये भी प्रपोज हो गया था कि हाँ लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर ये सब हो गया था तो प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि ये वो टाइम था जब कुछ बेसिक सवाल मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे एक सिंपल सवाल, जब मैक्सवेल से बोला गया कि बताइए ये सब ट्रेवल कैसे करता है, आप बता रहे हैं कि फील्ड है जो ट्रेवल कर रहा है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, जा कैसे रहा है? तो उन्होंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कैपेसिटर है, दो मेटल की प्लेट है, पोटेंशियल लगा रखा है, बैटरी से कनेक्टेड है, उनके बीच में जब चार्ज बिल्डअप होगा, बीच में अगर मैं कोई इंसुलेटर का एक पीस रखता हूं जिसको मैं डाइलेक्ट्रिक कहता हूं, तो जो चेंज होगा उस चेंज के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, उस पर कुछ फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। वो जो मूवमेंट है मैं उसको नाम दे देता हूं डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्मुलेशन को लेके उन्होंने मॉडल अपना तैयार करना चालू किया। यहां पे जो दोस्तों सवाल आया वो आया कि चलो समझ में आता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो मैटर है, मैटर में मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, समझ में आता है। बट व्हाट अबाउट द वैक्यूम?
क्योंकि अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं तो आपकी ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन है कैसे काम करेगी वैक्यूम में? There was no proper answer for that. यानी जब मैक्सवेल की थ्योरीज आई और जब मैक्सवेल इवन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ मैक्सवेल तब तक ये माना जाता है कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी उनको सॉलिड प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिला था। उस वक्त भी लोग इसको बड़ी ही एक डाउट की नजर से देखते थे, शंका की नजर से देखते थे कि इक्वेशन सब कुछ तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही हैं। वहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा ओलिवर हेविसाइड नाम के इंसान ने, जिसने 1873 में मैक्सवेल के वर्क को उठाया। ओलिवर हेविसाइड भी सेल्फ टॉट, कभी कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, खुद ने ही सब कुछ सीखा। उनने वो जो 20 बड़ी इक्वेशन थी जिनको मैक्सवेल ने डिराइव किया था, जिसमें 20 वेरिएबल थे, जिसको देख के जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स होते थे, जो पढ़ने वाले साइंस के ग्रेजुएट्स होते थे, जो उनको देख के बोलते थे नहीं भाई इट्स लुक्स वेरी मैसियर, नहीं पढ़नी, छोड़ देते हैं, आगे कभी जब और कोई इसको सिंप्लीफाई करेगा तब देख लेंगे। यानी लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा था, लोग उसके साथ इंक्लाइन ही नहीं हो पा रहे थे। उस वर्क को रिड्यूस करके आज की तारीख में जो 4 सबसे सुंदर इक्वेशन कहते हैं ना, जिसको कि लेट देयर बी लाइट वाली जो इक्वेशंस हैं, उस इक्वेशंस को क्रिएट करने का, उन 20 वेरिएबल की 20 इक्वेशंस को 4 बहुत ही सुंदर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो जाता है ओलिवर हेविसाइड को। यह भी एक कारण था दोस्तों कि क्यों मैक्सवेल की इक्वेशंस व्हेन मैक्सवेल प्रपोज्ड इट वो इतनी डिफिकल्ट क्यों थी लोगों के लिए अप्रिशिएट करना, क्योंकि वो बहुत टफ थी माना जाता है, वो बहुत काउंटर इंट्यूटिव थी कि लोग उसको जनरली आम तरीके से समझ सकें और अप्रिशिएट कर सकें। सबसे बड़ी बात, उस वक्त जो कैलकुलस थी, मैथमेटिकल जो ग्राउंड थे वो इतने डेवलप्ड नहीं थे कि उन सबको बहुत छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। सो द क्रेडिट ऑफ दैट थिंग गोज टू ओलिवर हेविसाइड। एक बार ओलिवर हेविसाइड से भी पूछ लिया गया था कि अगर उन बड़ी 20 इक्वेशंस को, 20 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को आपने अगर 4 छोटी सुंदर एलिगेंट इक्वेशंस में कन्वर्ट किया है मैथमेटिकली, तो इनको ओलिवर हेविसाइड इक्वेशंस क्यों नहीं बोलते, इनको मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मुझे मानना है कि अगर ये सारी कमियां मैं मैक्सवेल को बताता तो ही वुड हैव एग्रीड ऑन दैट, और वो खुद भी ये काम कर सकते थे। सो दैट इज कॉल्ड बीइंग हम्बल। लेकिन आज अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज अपन बात कर रहे हैं जो मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि ही स्टार्टेड इट, दैट्स व्हाई ऑल दैट हैपेंड, बट द स्टोरी गोज बैक फ्रॉम 1785। अब सवाल आता है कि जब मैक्सवेल ने सब बता दिया, मैथमेटिकली इक्वेशंस भी आ गई, तो फिर प्रॉब्लम कहां थी? क्या तब लाइट के ऊपर जो डिबेट थे वो सब सेटल हो गए थे? नहीं हुए थे। कारण नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल आया, उस वक्त जितनी भी वेव्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो ये थी, या तो वो साउंड वेव है या वाटर वेव्स है, यानी मीडियम इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है जो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? बिकॉज कोई फिजिकल एविडेंस तो चाहिए। वहां पे दोस्तों ये माना जाता है, इवन मैक्सवेल ये बिलीव करते थे कि ये जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, ये मीडियम में ही ट्रेवल करता है, और जो मीडियम है वो ईथर है। हाँ, ग्रेजुअली उन्होंने ईथर को उस पार्ट से हटा दिया अपनी इक्वेशन से, मैथमेटिकल मॉडलिंग में उस पार्ट को बाद में हटा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बिलीव करते थे कि हाँ, ईथर एग्जिस्ट करता है पूरे यूनिवर्स में, तभी ये वेव ट्रेवल करती है। यानी ये कहा जा सकता है कि उनकी मॉडलिंग कंप्लीट नहीं थी। दूसरा, ये तो बता दिया था मैथमेटिकली वेरी एलिगेंटली कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव चेंज होगी और कंटिन्यूअसली एक दूसरे को रीजनरेट करते हुए एक मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल जाएगा, लेकिन वो ट्रेवल कैसे करेगा? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? और जब वो ट्रेवल करेगा तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कहां है? देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर दैट। कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई ऑब्जर्वेशन थी नहीं। एवरीथिंग वाज ऑन पेपर, एवरीथिंग वाज मैथमेटिकली एलिगेंटली एक्सप्लेन्ड इन इक्वेशंस। तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं ना कहीं मैक्सवेल ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन जैसे फिनोमेनास को भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया था अपनी थ्योरी में। तो दोस्तों सवाल ये आ जाता है कि जिन इक्वेशंस को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उनने फिजिक्स को यूनिफाई कर दिया था, उनने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, करंट, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ को मिला दिया, जिसने टेलीकम्युनिकेशन दिया, जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दी, लेकिन उसको जो प्रपोज करने वाला इंसान था, जब तक वो जिंदा था तब तक उनको कोई ने सीरियसली लिया ही नहीं, तो बाद में ये सब आज इतनी फेमस कैसे हुई? तो दोस्तों कहानी में भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे इन्हीं सारी मैक्सवेल की इक्वेशंस को आगे आने वाले टाइम में और एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों ने, और फिजिसिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, मैथमेटिशियंस ने कैसे प्रूव किया। तो दोस्तों
अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।